नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसलिए मेरे मालिक हमेशा मुझे गहरी निगाहों से देखते थे। वह कभी मेरा हाथ पकड़ लेते तो कभी मेरे बदन को छूते, जिससे मेरे बदन में भावनाओं की एक लहर दौड़ जाती थी। मैं जवान थी और मुझे इस तरह की भावनाओं की समझ बहुत अच्छे से थी। एक दिन घर में मेरे और मालिक के अलावा और कोई नहीं था। उस वक्त मालिक मेरे पास आए और कहने लगे, तुम बस एक बार मान जाओ, फिर मैं तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखूंगा। उन्होंने मुझे इस बात का पूरा भरोसा दिलाया। उस दिन मैं उनके बात पर यकीन कर लिया। फिर वो मुझे अपने कमरे में लेकर चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर वे लगातार 1 घंटे तक मुझे। मेरा नाम कविता है। मैं बहुत ज्यादा ही खूबसूरत थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस खूबसूरती के वजह से मुझे नरक की जिंदगी जीनी पड़ेगी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। मैं बिना शादी के 5 महीने का प्रेग्नेंट होकर मैं इधर उधर भटक रही थी। मेरा ना तो कोई आगे था और ना ही कोई पीछे था। मैं ऐसी ही लाचार और बेबस होकर जहां तहां दिन गुजार रही थी। उस वक्त मेरे लिए मेरी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। लोग मुझे एक अलग ही नजरिए से देखा करते थे। उनकी आंखों में हमेशा हवस भरी होती थी। एक अकेली मुझ जैसी लड़की बिना शादी के अपना पेट में बच्चा लेकर घूमे तो लोग तो गलत ही नजरिए से देखेंगे ना। ऐसा नर्क भरी जिंदगी मैं जीना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं दुनिया को ये दिखाना चाहती थी कि औरत लाचार और बेबस जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। इसलिए मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। कभी मैं किसी के घर कुछ काम कर देती, जिसके बदले में मुझे 3 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता था। मैं बहुत रोती थी, लेकिन मैं हर हाल में जीकर अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी। ऐसे ही भटकते भटकते मैं एक छोटे से गांव में पहुंच गई थी, जहां के लोग कुछ अच्छे भी थे और कुछ बुरे भी थे। उस गांव के लोग मुझे एक अजीब सी नजरों से देखते। उनकी इस तरह का देखना मुझे अंदर तक झकझोर कर रख देता था। मैं अपना पेट पालने के लिए कुछ लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन कुछ लोग मेरी सुंदरता को ऊपर से नीचे तक देखकर मुझसे अजीब से बातें करने लगते। मैं उनके आगे गिड़गिड़ाती कि साहब मुझे कोई काम दे दो, मैं घर का काम कर दिया करूंगी और बदले में मुझे 3 वक्त की रोटी देना। वह मुझसे सवाल पूछते कि तुम तो पेट से हो, तुम इस हाल में काम कैसे करोगी। वो लोग मुझे कहते कि तुम बिना शादी के माँ बनने वाली हो, तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, हम तुम्हें कोई काम नहीं दे सकते। इसी तरह एक दिन भटकते भटकते गुजर गए, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि ये दुनिया किसी शरीफ को आसानी से जीने नहीं देगी। मैं काफी हताश होकर बैठी थी और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं अपने बच्चे को ठीक से जन्म नहीं दे पाऊंगी। तब मैंने एक फैसला किया। मैं सोच लिया था कि एक कुंवारी माँ कहलाने से अच्छा है कि मैं किसी की विधवा कहलाऊं। अब से मैं यही कहूंगी कि मैं एक विधवा हूँ। मेरी पति की मौत हो गई है और घर वाले मुझे ताने मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया है। तब से मैं इस तरह अपना पेट में बच्चे को लेकर यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। अगले दिन जब मैं काम मांगने गई तो यही बताया कि मेरे पति का कुछ दिन पहले ही मौत हो गया है। अब मैं एक विधवा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई काम नहीं दिया। फिर एक झुग्गी वाले बस्ती में पहुँच गई, जहाँ सिर्फ मजदूर करने वाले लोग ही रहते थे। वहाँ मेरी मुलाकात एक 52 साल की औरत से हुई, जिसका नाम रानी था। मुझे वह औरत बहुत भली लग रही थी, इसलिए मैंने उनसे अपना सारा दुख सुना दिया। वह कहने लगी कि तू फिक्र मत कर, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। मैं उस औरत को जितना भी धन्यवाद देती वह कम था। उस दिन से मैं उसे मौसी कहकर बुलाने लगी। अब मैं रानी मौसी के यहाँ रहने लगी थी, क्योंकि मौसी बहुत ही अच्छी औरत थी। उनका भी इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वह एक दुखियारी का दुख समझ सकती थी। एक दिन मैंने मौसी से कहा कि मुझे काम चाहिए। अगर मुझे काम मिल जाता तो हमारा अच्छे से गुजरा हो जाता। मेरी इस बात पर मौसी कहने लगी, कविता तुम इस हाल में काम कैसे कर सकती हो। तब मैंने कहा कि मौसी तुम फिक्र मत करो, मैं कैसे भी करके काम कर लूंगी। मौसी ने कहा कि ठीक है, मेरी जान पहचान का एक आदमी है, मैं उससे बात करके देखती हूँ।
अगर वह हाँ करता है तो कल से तुम काम पर चली जाना। रानी मौसी उस वक्त मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। इतना तो कोई अपना भी नहीं कर सकता था जितना कि रानी मौसी मेरे लिए कर रही थी। रानी मौसी भी किसी दूसरे के यहाँ काम करने जाती थी, इसलिए आज जब वह शाम को अपने काम से वापस आई तो वह कहने लगी कि कविता, मैं एक आदमी से तुम्हारे बारे में बात कर ली है, वह तुम्हें कल से ही काम पर बुलाया है। मौसी की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने मौसी से कहा कि मौसी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकती। वह कहने लगी कि तू मौसी भी कहती है और एहसान की भी बात भी करती है, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। मौसी की ये बात सुनकर मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मैं मौसी से लिपट कर रोने लगी। अगले दिन मैं मौसी के साथ उस आदमी के यहाँ काम करने के लिए चली गई। मौसी ने मुझे उस घर में ले जाकर उस आदमी से मिलवा दिया। फिर वह अपने काम पर चली गई। वह आदमी कोई ज्यादा उम्र का नहीं था, वह एक 25 साल का नौजवान था और अभी अभी एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर उसे काम मिला था। उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने बताया कि मेरा नाम कविता है। तब वह मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। फिर उसने कहा कि तुम तो प्रेग्नेंट हो, इस हालत में तुम काम कैसे करोगी? मैंने कहा कि साहब आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका सारा काम दूंगी, बस आप मुझे काम बता दें। फिर उसने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? मैंने कहा कि वह अब इस दुनिया में नहीं है, अभी कुछ 3 महीने पहले ही एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है। उस वक्त मैंने गौर किया कि उनकी नजरें मेरे गोरे बदन पर ही टिकी हुई थी। वह चाह कर भी अपने नजरें मेरे ऊपर से नहीं हटा पा रहे थे। उसी वक्त उनके फोन पर किसी का फोन आया और मुझे काम बताने लगे। फिर मैं घर के अंदर आकर साफ सफाई का काम करने लगी। मेरे उस साहब का नाम अनिल था, जो देखने में बहुत शरीफ लगते थे। उन्होंने मुझे बता दिया था कि वह रोज सुबह 10 बजे अपने ऑफिस के लिए जाते हैं, इसलिए मुझे सुबह ही उनके लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ठीक, मैं वक्त पर आ जाया करूंगी और सबसे पहले आपके लिए नाश्ता ही बना दिया करूंगी। इसी तरह मैं वहाँ अच्छे से काम करने लगी और अब साहब से मेरी अच्छी बातें होने लगी थी। उनका भी रवैया मेरे प्रति बहुत ही अच्छा था। एक दिन साहब जब शाम को काम से आए तो वह मेरे कुछ खाने का सामान लेकर आए थे। वह मुझे देते हुए कहने लगे कि कविता, यह तुम्हारे लिए है। यह सब देखकर मैं बिल्कुल हैरान थी। आखिर एक नौकरानी के लिए इतनी हमदर्दी क्यों? मैं इस बात को समझ नहीं पा रही थी। मैंने साहब से पूछा कि साहब यह सब किस लिए? मैं तो आपका एक मामूली सी नौकरानी हूँ, फिर इतना सब मेरे लिए क्यों? वह कहने लगे कि कविता, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें पूरा दिन काम करना पड़ता है, इसलिए तुम्हारी सेहत के लिए ये सब खाना बहुत जरूरी है। मैं साहब के इस व्यवहार से बहुत हैरान थी। आखिर मैं एक मामूली सी नौकरानी थी और काम के भी पैसे लेती थी। खैर, अब मैंने उनसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया और चुपचाप वह सब कुछ रख लिया। मैं देख रही कि साहब की नजरें हमेशा मुझ पर ही होती थी, फिर आज ये अचानक से मुझ पर इतनी मेहरबान। इसी तरह काम करते हुए वहाँ मुझे 2 महीने हो चुका था। एक दिन मैं काम पर जाने ही वाली थी कि तभी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। मौसी मेरी यह हालत देखकर समझ चुकी कि मैं बच्चे की जन्म देने वाली हूँ। वह मुझे फौरन से सरकारी अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवा दिया। वह अस्पताल बस्ती से कुछ ही दूरी पर था। लगभग 4 घंटे तक दर्द सहने के बाद मुझे एक बेटी हुआ। उसे देखकर मैं बस रोए जा रही थी, क्योंकि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था मुझे। मेरी रानी मौसी बहुत खुश थी। वह कहने लगी कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक से हो गया। कुछ ही घंटों के बाद मैं बच्चे को लेकर मौसी के घर आ गई। उस वक्त मौसी ने मेरा और बच्चे का बहुत ख्याल रखा। शायद इतना कोई अपना भी ख्याल ना रख पाता। 25 दिन के बाद से मैं फिर अपने बच्चे को लेकर उस घर में काम करने के लिए जाने लगी। आज 25 दिन के बाद मैं साहब के यहाँ काम पर आई थी। जब साहब की नजर मेरे ऊपर पड़ी तो वह मुझे और बच्चे को देखकर अजीब से मुस्कुराने लगे, जिसे मैं समझ नहीं पाई कि आखिर उसका मुस्कुराने का कारण क्या था। फिर मेरी नजर मेरी सीने पर गई तो मैंने देखा कि बच्चे को दूध ना पिलाने की वजह से
मेरी सीना भारी हो गया था और दूध बह रहा था, जिससे मेरे कपड़े गीले हो गए थे। साहब इसी को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जो मैं अब समझ पाई थी। यह सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तभी मैं घर के अंदर चली गई और एक कोने में बैठकर बच्चे को दूध पिलाने लगी। कुछ देर के बाद मैं जमीन पर ही एक चादर बिछाकर अपने बच्चे को सुला दिया और घर के काम में लग गई। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी साहब वहां आ गए और कहने लगे, कविता 25 दिन बहुत परेशानी हुई मुझे घर को संभालने में, देखो सब कुछ कितना बिखरा पड़ा है। मैंने कहा कि साहब जी अब मैं आ गई हूँ ना, सब काम अच्छे कर दूंगी, आप फिक्र ना करें। तभी साहब मेरे बहुत करीब आ गए, जिसे देख मैं एकदम से घबरा गई। तभी मैं उनसे थोड़ी दूर हटी और दूसरे काम को करने लगी। मैंने कहा कि साहब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं नाश्ता बनाकर उनके टेबल पर देने के लिए चली गई। तभी मेरी साड़ी का पल्लू टेबल में फंस गई और मेरा पल्लू नीचे सरक गया। फिर मैं अपना साड़ी ठीक करने लगी, तभी मैंने देखा कि साहब की निगाह मेरे दूध से भींगे कपड़े पर ही थी, जिससे मुझे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। मैं फौरन से नाश्ता का प्लेट रखकर वहां से चली गई। फिर मैं घर के साफ सफाई करने लगी, लेकिन साहब का इस तरह से मेरे ऊपर नजर रखना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं पहले ही बहुत ज्यादा दुख झेल चुकी थी, लेकिन अब मुझ में और ज्यादा दुख झेलने की क्षमता नहीं थी। उस दिन दोपहर का वक्त था। घर के सारे काम करने के बाद मैं अपने बच्चे के साथ नीचे ही चादर बिछाकर लेटी उसे दूध पिला रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस हालत में कोई देख रहा है। जब मैंने अपना मुंह पीछे की तरफ किया तो पीछे साहब खड़े थे। मैंने तुरंत अपना कपड़ा सही किया और कहने लगी, साहब आज आप इतनी जल्दी आ गए। वह कहने लगे कि हाँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया। मैंने कहा आप मुंह हाथ धो लीजिए, जब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। इतना कहकर मैं किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। जब चाय बनाकर बाहर आई तो मैंने देखा कि साहब मेरे बच्चे को अपने गोद में लेकर उसे खेला रहे थे। यह सब देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उनको चाय दी और बच्चे को मैं अपने गोद में ले लिया। वह कहने लगे कि बहुत प्यारा बच्ची है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। इस बात को सुनकर मैं शर्मा गई और अपने नजरें झुका ली। साहब मुझसे कहने लगे कि कविता आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर कैसे कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि क्या बात है साहब जी, आप इस तरह से रुक क्यों गए। फिर वह कहने लगे कि कविता मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से ना जाने मुझे क्या हो गया है। मैं दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। तुम इतनी खूबसूरत हो जिसे देखकर कोई भी आदमी तुम्हारा दीवाना हो जाए, फिर भी तुम इतनी कम उम्र में एक विधवा की जिंदगी जी रही हो। मैंने कहा कि साहब आप कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा साफ साफ कहिए ताकि मुझे कुछ समझ में आए। वह कहने लगे, कविता मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। साहब की मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मैं एकदम हैरान थी। उस वक्त मेरे पास उनके बातों का कोई जवाब नहीं था। मैं चुपचाप उनकी बातों को सुनती रही। फिर वह कहने लगे कि कविता तुमने मुझे इसका जवाब नहीं दिया, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। मैंने उनसे कहा कि साहब मैं कहाँ एक गरीब लड़की जिसके ना तो कोई आगे है और ना ही पीछे, फिर आप मुझ जैसी गरीब से शादी क्यों करना चाहते हैं, उसमें भी मैं एक विधवा और एक बच्चे की माँ हूँ। वह कहने लगे कि कविता प्यार कहाँ गरीब अमीर देखकर होता है, मुझे तुम अच्छी लगती हो इसलिए मैं तुम्हें हर वक्त देखना चाहता हूँ। मैंने कहा कि साहब इसका जवाब मैं कल दूंगी, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ सोचने का वक्त चाहिए। आज रात घर आने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं साहब के बारे में ही सोच रही थी। फिर मैंने मौसी से यह सब कुछ बता दिया। मौसी ने कहा कि देख बेटी, अगर तुम्हारा साहब तुमसे सच में शादी करना चाहता है तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, ताकि तुम्हें सहारे के साथ साथ तुम्हारे बच्चे को एक पिता का नाम भी मिल सके। वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो तुम्हें बहुत दिन देखने हैं। वैसे भी तुम लोगों की नजरों से अच्छी तरह से वाकिफ हो, ये लोग एक अकेली महिला को सही सलामत नहीं रहने देते हैं, बस देर है तो उनकी उस पर नजर पड़ने की। मौसी की बातों को मैं अच्छी तरह से समझ गई थी।
फिर मैंने सोच लिया था कि उनको कभी निराश नहीं करूंगी, लेकिन पहले मैं अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी। अगले दिन रविवार था। उस दिन साहब की छुट्टी होती है। उस दिन मैं काम पर गई तो मैंने देखा कि साहब कुछ परेशान लग रहे थे। जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो वह कहने लगे, कविता, मैं तुम्हारे आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे तुम्हारा जवाब जानना है। मैंने कहा, साहब, जवाब देने से पहले मैं अपनी सच्चाई बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपसे अब कुछ भी सच छुपाना नहीं चाहती। आप मेरे साथ दुनिया बसाना चाहती हैं, इसलिए मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ। मैंने कहा कि मैं किसी की विधवा नहीं हूँ, क्योंकि मेरी अभी तक शादी ही नहीं हुई है। फिर साहब कहने लगे कि तब ये बच्चा किसका है? मैंने कहा, मैं एक गांव की रहने वाली हूँ और मेरे माँ के अलावा और कोई नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी काफी साल पहले ही गुजार गए थे। हम बहुत गरीब थे। मेरी माँ एक बड़े घर के यहाँ काम करने जाती थी। माँ के लाए पैसे से ही हमारा घर चलता था, लेकिन अब माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी। उस दिन के बाद से माँ की जगह पर मैं काम करने लगी, लेकिन एक दिन उस आदमी के बेटा का नजर मुझ और पड़ गया। तब से वह मेरे आगे पीछे घूमने लगा। मैं बहुत ज्यादा सुंदर दिखती थी, इसलिए वह मुझे हर वक्त घूरते रहता था। उसकी नजरों में मुझे एक भूखा भेड़िया नजर आता था। वह जितना मेरे करीब आता था मैं उतना ही उससे दूर जाती थी। फिर एक दिन मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। वह कहने लगा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा कि ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ। मैं यहाँ पर मजबूरी में काम करती हूँ। वह कहने लगा कि मैं सच कहता हूँ, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हें कभी भी किसी चीज का कमी नहीं होगा। तुम अभी जो एक नौकरानी का काम कर रही हो, यदि तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम इस घर की मालकिन कहलाओगी। वह हर दिन मुझे ऊंचे ऊंचे सपने दिखाने लगा। फिर मैंने भी सोचा कि हो सकता है कि यह सच कह रहा हो। अगर मैं इससे शादी करके इस घर में आ जाऊंगी तो मैं अपने माँ का अच्छे से इलाज करवा सकूंगी। एक दिन मैंने उसे हाँ कह दिया। फिर वह मुझे इधर उधर घुमाने लगा और मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आने लगा। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तब वह आया और मुझे अपने बाहों में भर लिया। फिर वह मेरे साथ वैसी हरकतें करने लगा। मैं उसे मना कर रही थी कि नहीं, शादी से पहले ये सब गलत है। तब वह कहने लगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। मैंने कह दिया है तुम्हें कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? इस तरह से वह मुझे भरोसा दिला दिया। मैं भी उसके ऊपर भरोसा कर लिया। फिर वह मेरे साथ ज्यादा ही रोमांटिक होने लगा, जिससे मैं भी अपने आप पर काबू नहीं कर सकी और फिर उसके साथ वो सब कर लिया। उस दिन के बाद से वह रोज मुझे अपने कमरे में लेकर चला जाता। फिर 1 घंटा तक मेरे साथ वह सब करता। इसी तरह 3 महीने बीत गए थे। फिर एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी माँ ने मुझे एक डॉक्टर को दिखाया। फिर जो कुछ उस डॉक्टर ने कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर घर ले आई। वह पूछने लगी कि बता, तुमने किसके साथ अपना मुंह काला करवाई है? माँ के पूछने पर मैंने सब कुछ बता दिया। अगले दिन मेरी माँ मुझे लेकर सेठ के यहाँ चली गई। फिर उसने उस सेठ के बेटे से कहा कि वह मुझसे शादी कर ले, क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। मेरी माँ की बात सुनकर सेठ के बेटे ने शादी से मना कर दिया और हमारी बेइज्जती करके घर से निकाल दिया। मेरी माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और 2 दिन बाद ही वह मर गई। जब यह बात मोहल्ले वाले को पता चला तो वे लोग मुझे धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया। तब से मैं अपना पेट लेकर यहाँ वहाँ भटकती रही। एक दिन मेरी मुलाकात रानी मौसी से हुई। तब से मैं उसी के यहाँ रह रही हूँ। यह सब कुछ बताते हुए मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, अब बताइए साहब, मैं आपके लायक हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही टूटी हुई हूँ, इसलिए मुझ में अब और तकलीफ सहने की हिम्मत नहीं है। मेरी बात सुनकर साहब के आंखों में भी आंसू आ गए। वह कहने लगे कि कविता, तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है, क्योंकि तुमने शादी से पहले मुझे अपनी सच्चाई बता दिया। अगर दूसरी लड़की होती तो शायद वह अपना घर बसाने के लिए कभी अपनी सच्चाई नहीं बताती। अब तो मुझे तुमसे और ज्यादा मोहब्बत हो गई है।
उन्होंने मुझे समझाया कि कविता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। गलती तो उस इंसान की थी जो तुम्हारे साथ इतना घिनौना काम किया, पर शायद भगवान ने इसे सुधारने का मौका मुझे दिया है। साहब ने मुझसे कहा कि हम कल ही मंदिर में जाकर शादी करेंगे। उनकी मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा कि आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं, जो मुझ जैसी लड़की से शादी करना चाहते हैं। मैंने तो शादी करने की उम्मीद ही छोड़ चुकी थी, क्योंकि इस जहां के लोग मुझे जिस नजरों से देखते थे, उससे मुझे जीने की इच्छा नहीं होती थी। मगर आप जैसे लोग इस दुनिया में आज भी हैं, यह मैंने देख लिया। इतना कुछ सुनते ही साहब जी ने मुझे अपने गले से लगा लिया और मुझे तसल्ली देने लगे कि तुम अब चिंता मत करो। अगले ही दिन हमने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब मैं जहां नौकरानी का काम करती थी, वहीं मैं मालकिन बनकर आ गई थी। मेरे पति अनिल एक अच्छा दिल इंसान थे, क्योंकि आज के जमाने में इतना बड़ा दिल रखना कोई छोटी बात नहीं होती है। इतने दुख झेलने के बाद मौसी और अनिल मेरी जिंदगी में एक अच्छा आदमी बनकर आए थे, जो मुझे जिंदगी की तमाम खुशियां दे दिए। अब मुझे एक पति के साथ मेरे बेटी को एक पिता भी मिल गया था। हम बहुत खुशी खुशी रहने लगे। फिर मैं खुद ही घर को अच्छे से संभालने लगी थी। कहते हैं कि जीवन में आप पहले दुख भोगे हैं, तो एक दिन सुख भोगने का भी अवसर जरूर मिलेगा। दोस्तों, आज भी देश में ऐसे कई घटनाएं सुनने को मिलते हैं, लेकिन जो इंसान हर किसी की भावनाओं का सम्मान करे, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, तो उससे बड़ा दिल किसी का नहीं हो सकता। इसलिए आप भी एक अच्छे इंसान बने और दूसरों की भावनाओं का कदर करें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।